अस्मा बेटा बाकी लोगों को बोलते हैं ऑनलाइन हो जाएं। बाकी लोग क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहे? कोई वजह है, स्पेशल वजह? ओके वेल, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे क्रिमिनोलॉजी के बारे में कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होते हैं, जिसके में हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के बारे में डिस्कस किया था कि टाइप 1 के अंदर क्या होता है, टाइप 2 के अंदर क्या होता है, टाइप 3 और टाइप 4 के अंदर क्या क्या होता है। एनीबॉडी नोज? टाइप 1 के अंदर हमने ये कहा था कि इमीडिएट एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन होता है। ये टाइप 1 इज आल्सो नोन एज इमीडिएट एनाफ्लेक्सिस या इमीडिएट एनाफ्लेक्टिक, जिसमें कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और किसी भी एंटीजन से एक्सपोजर हो सकता है, लाइक कोई इनहेलेशन हो सकती है, इंजेक्शन हो सकती है या इंजेक्शन हो सकती है। एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था। ओके, टाइप 2 के अंदर हमने ये कहा था कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट होती है और टाइप 3 के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि दैट इज रिलेटेड टू इम्यून कम्प्लेक्स एंड टाइप 4 के बारे में हमने कहा था कि सेल मीडिएटेड होती है। और इसकी एग्जांपल्स हमने की थी कि अगर टाइप 1 के एग्जांपल्स हम देखें तो उसमें हमने कहा था कि कोई इलेक्ट्रिक रिनाइटस हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, इंस्टेड ऑफ दैट कोई एनाफ्लेक्सिस हो सकता है, एंजियोडीमा हो सकता है, अर्टिकेरियाज हो सकता है। दीज वर द एग्जांपल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 2 के अंदर हमने ये कहा था कि जो इम्यून रिस्पांस होता है, जैसे ही एंटीजन कोई भी इंटरेक्ट करता है सेल सरफेस के साथ तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और वो एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती हैं और ये एंटीबॉडीज इन द फॉर्म ऑफ आईजीजी और आईजीएम हो सकती हैं और एक स्पेसिफिक या क्लासिक पाथवे को एक्टिव कर देती हैं। या वो जो क्लासिक पाथवे था दैट वाज ए कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन थी, जिसके रिजल्ट में कोई भी अगेन एंटीजन आता है तो उसकी डायरेक्ट लाइसिस हो जाती है या किलिंग हो जाती है। जिसके एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किया था कि कोई लाइक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकती हैं, ग्रेव डिजीज हो सकती है, मिस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है, या हीमोलिटिक अनीमियाज हो सकते हैं, ऑटोइम्यून हीमोलिटिक अनीमियाज हो सकते हैं, या पर्नीशियस अनीमियाज हो सकते हैं। ये 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था। टाइप 3 के अंदर हमने ये कहा था कि इम्यून कम्प्लेक्स बनता है टाइप 3 के अंदर। वेल, तो टाइप 3 के अंदर क्या था कि लाइक आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज बन जाती हैं, एंटीजन के साथ उनकी एग्रीगेशन होती है और मोस्टली इम्यून कम्प्लेक्स डिसलॉज कहाँ पे होता है? ये स्किन के अंदर हो सकता है, किडनी के अंदर हो सकता है, जॉइंट के अंदर हो सकता है। और इसके एग्जांपल में हमने कहा था कि लाइक किडनी के अंदर अकमुलेट हो रहा तो दैट कंडीशन इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इसी तरह अगर जॉइंट्स के अंदर अकमुलेट हो रहा होता है तो उसको हमने रोमेटाइड आर्थराइटिस का नाम दिया था। इंस्टेड ऑफ दैट एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, लाइक सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, या मलेरियास की सिम्टम्स हो सकती हैं। दिस कम्स अंडर द टाइप 3 टाइप 3 इम्यून कम्प्लेक्स के बारे में हमने बात की है। और जो टाइप 4 होता है, टाइप 4 के अंदर इसको हम डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहा था, जो मोस्टली 2 to 3 डेज के अंदर डेवलप होता है। वेल, और इसके एग्जांपल्स में हमने ये कहा था कि कंटेक्टर्माटाइटिस हो सकता है, लुपेसी हो सकती है, या ट्यूबरकुलोसिस की सिम्टम्स हो सकती हैं। इंस्टेड ऑफ दैट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकती है। ओके, तो ये सर्टन कंडीशंस थी जो कि हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सी डिस्कस की थी। इनका शॉर्ट रिव्यू हमने किया है। आज हम डिस्कस करते हैं कि टाइप 1 के अंदर जो मैकेनिज्म है वो कैसे ट्रिगर करता है, टाइप 2 के अंदर क्या होता है और टाइप 3 और टाइप 4 के अंदर क्या हो होता है। गॉट इट? वेल, तो टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है आल्सो नोन एज इमीडिएट एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन एंड इमीडिएट और एनाफ्लेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब इसके अंदर पहले भी हमने डिस्कस किया है कि टाइप 1 के अंदर मेनली क्या हो रहा होता है, लाइक अर्टिकेरियाज होता है, जिसके एग्जांपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है कि टाइप 1 के अंदर बेसिकली कोई भी एंटीजन आता है और एंटीजन का एक्सपोजर होता है। एक्सपोजर कैसे हो सकता है? इनहेलेशन के थ्रू हो सकता है, इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है,
इंस्टेड ऑफ दैट इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है या डायरेक्ट कंटेक्ट भी हो सकता है। और इसमें होता क्या है कि आईजीई मीडिएटेड एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, लाइक हिस्टामिन प्रोड्यूस हो सकती है, ट्रिप्टेज प्रोड्यूस होती हैं, एब्सिट्रॉनिक एसिड्स से मोस्टली जो बेसोफिल्स या मसल ड्राइव्स हो रहे होते हैं, ये सारे क्या करते हैं बेसिकली कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अर्टिकेरिया काज करना शुरू कर देते हैं, एक्सीमा काज करना शुरू कर देते हैं, कंजक्टिवाइटिस काज करना शुरू कर देते हैं, रिनोरिया काज करना शुरू कर देते हैं, रिनाइटिस करना शुरू कर देंगे, या ब्रोंकोपल्मोनरी टिश्यू का एस्थमा या एडीमा एज वेल काज कर रहे होते हैं। जीआईटी मैनिफेस्टेशन हो रही होती हैं, लाइक गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। मोस्टली लोग आपने सुना होगा कि मुझे खाने से एलर्जी है, मैं ये खाना खा लेती हूँ तो मुझे गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो जाता है। या अगर किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी को फीडर से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है, तो दीज एलर्जी कम्स फ्रॉम टाइप 1 इमीडिएट और एनाफ्लेक्टिक रिएक्शंस। अब इंजेक्शन से एलर्जी हो सकती है, लाइक आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जिसकी वजह से एलर्जिक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, और दैट विल लीड टू गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इंस्टेड ऑफ दैट इफ द एलर्जन इज प्रेजेंट इन द एयर, आपने इनहेल किया है इन द फॉर्म ऑफ परफ्यूम्स हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू एलर्जिक रिनाइटिस और एस्थमेटिक अटैक। इसी तरह अगर इंजेक्शन आपने ले लिया या कोई डायरेक्ट कंडक्ट हुआ है, मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी एंटीबायोटिक्स देना है तो आपने उसको टेस्ट डोज दे के देना होता है। टेस्ट डोज देने का मतलब ये होता है कि हो सकता है उसके अंदर कोई इमीडिएट रिएक्शन तो नहीं हो सकता, ये इमीडिएट एनाफ्लेक्सिस तो नहीं हो सकती, या कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो सकता। एलर्जिक रिएक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आप पेशेंट्स को टेस्ट डोज दे रहे होते हैं। गॉट इट? ओके। अब टाइप 1 के अंदर हो क्या रहा होता है बेसिकली, द रिएक्शन में काज a range of symptoms from minimum inconvenience to death। इवन के शॉर्ट सा रिएक्शन होता है, उसके बाद पेशेंट्स डेथ में चला जाता है। मोस्टली वो लोग जो फील्ड्स के अंदर काम करते हैं उनको पता होगा कि पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि बच्चे को आंटी ने इंजेक्शन लगाया या स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद बच्चे की डेथ हो गई है। अब वो बेसिकली डेथ कैसे होती है, वो एंटीबायोटिक्स लेने से, कि वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को ट्रिगर कर रही होती है। अब ये रिएक्शंस यूजुअली टेक 15 to 30 मिनट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपोजर टू एंटीजन। अब आपने इंजेक्शन लगाया और 15 से 30 मिनट या आधे घंटे के अंदर बच्चे की डेथ हो गई है। अब वो डेथ कैसे हो गई है कि एक एनाफ्लेक्सिस हुई है उसके अंदर, सिस्टम्स कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, एंड समटाइम्स इट में डिलेड ऑनसेट इवन के 10 to 12 आवर्स भी हो सकते हैं। और इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी इज ऑलवेज मीडिएटेड बाय आईजीई एंटीबॉडीज। उसके रिजल्ट में आईजीई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, आईजीई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। और ये इस प्रोड्यूस कैसे होती हैं, और प्रोड्यूस होने के बाद ये हिस्टामिन को रिलीज करवा रही होती हैं, ट्रिप्टेज रिलीज हो रहे होती हैं, और बेसोफिल और मॉस सेल की रिलीज होना शुरू हो जाती है। And the primary cellular component in this hypersensitivity is the mast cell and or the basophil. And reaction is amplified and modified by the platelets. इसलिए प्लेटलेट्स एग्रीगेशन फैक्टर्स की हमने बात करनी है कि प्लेटलेट्स कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे, या जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं, जिस तरह एसएलई के अंदर हो रहा होता है। और ये सारे कंज्यूम होने के बाद अल्टीमेटली पेशेंट्स को रिस्क पे डाल रहे होते हैं फॉर डेथ। A biopsy of reaction site demonstrate mainly mast cells and eosinophils। अगर आप जैसे रिएक्शन हुआ है तो अगर वहाँ से बायोप्सी ले ली जाए तो उसके अंदर क्या होगा, मेनली मास्ट सेल दिखाई देंगे और यूसिनोफिल होंगे, क्योंकि मोस्ट जो प्रोमिनेंट सेल्स हैं वो बेजोफिल्स हो सकते हैं, मास्ट सेल्स हो सकते हैं, और यूसिनोफिल्स होते हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट सेल्स होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर। मैकेनिज्म में क्या होता है, होता कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। 1 मिनट बेटा मैं कॉल ले लूँ।
ओके बेटा, आवाज़ आ जाती है। मैंने एक दफ़ा आपको कहा है कि 1 मिनट वेट करें, मैं कॉल पे था तो इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी हमें। ओके वेल, हम बात कर रहे थे कि टाइप 1 के अंदर क्या होता है। टाइप 1 इमीडिएट एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होते हैं। बात कर रहे थे कि आईजीई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है। अब इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है उसके अंदर क्या होता है, ये सेकंड टू मिनट के अंदर रिएक्शन ट्रिगर हो सकता है। 15 टू 30 मिनट्स के अंदर हो सकता है, इवन 10 टू 12 आवर्स के अंदर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर ऑफ द एंटीजन कि कितना फोर्सफुली या कितना पोटेंसी के साथ जो एंटीजन था उसकी पोटेंसी कितनी है या एंटीजन का एक्सपोजर कितना हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व प्रिफरेंशियल प्रोडक्शन ऑफ आईजीई। अब अगर सवेयर एंटीजन आ गए हैं या एंटीजन का एक्सपोजर ज़्यादा, तो अल्टीमेटली उसके रिस्पांस में एंटीबॉडीज भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द एंटीजन। जितना ज़्यादा एंटीजन का एक्सपोजर होएगा उतनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। And IgE has a very affinity for its receptors on the mast cell and basophils। और इसलिए हम कह रहे थे कि अगर पेशेंट की बायोप्सी करवाते हैं ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन तो उसके अंदर बेसोफिल्स और मास्ट सेल ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो दैट मीन्स के IgE की हैविंग ए स्पेसिफिक एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर्स ऑफ द मास्ट सेल एंड द बेसोफिल एज वेल। इसके अलावा अगर सेम टाइप्स का एलर्जन दोबारा आ जाता है तो आईजीई के साथ क्रॉस लिंकेज होना शुरू हो जाती है और वेरियस फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, लाइक एपिनेफ्रिन है, हिस्टामीन्स हैं, इसके अलावा ब्रेडिकाइनिन्स हैं। तो ये सारे रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि वो पेशेंट जिनको एलर्जी हो जाती है उनको आप सोलो कार्टेप दे देते हैं या एंटी हिस्टामिन कोई भी दे देते हैं, लाइक क्लोरफेनिरामिन दे रहे होते हैं या डाइमेथाइलमिथाइल, समटाइम्स एंटीमेटिक्स भी उसको दिया जा रहा होता है। तो क्लोरफेनिरामिन दे रहे होते हैं और जो कि एवल के नाम से आ रहा होता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं, लाइक सोलोकार्टेप या हाइसोनेट वगैरह। तो ये मिला के आप दे रहे होते हैं। ये सारे काम क्या कर रहे होते हैं, एक तो इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे होते हैं और दूसरा जो H1 रिसेप्टर्स हैं, जो IgE रिसेप्टर्स बाइंडिंग साइट्स हैं ऑन द मास्ट सेल और बेसोफिल, उसको कंप्रोमाइज़ करवा रही होती हैं, उसको डिक्रीज करवा रही होती हैं, उसकी एफिनिटी को कम कर रही होती है। इसलिए वो जो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो रहा होता है उसकी सिविरिटी को डिक्रीज किया जा रहा होता है या सिविरिटी को मिनिमाइज किया जा रहा होता है। इसके अलावा क्रॉस लिंकेज ऑफ IgE जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट इन द मास्ट सेल, ट्रिगरिंग मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन इज परसीडेड बाय द इंक्रीज कैल्शियम इनफ्लक्स। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही IgE एंटीबॉडीज ने रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करना होता है तो ये साथ में कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाना शुरू कर देती है। अब जैसे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होएगा तो उस कंडीशन को कहा जाता है कि एनाफिलैक्सिस हो रही है और साथ में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम होती है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होएगी तो वो ग्रेनुलेशन को प्रमोट कर देती है। जैसे ग्रेनुलेशन होएगी तो उसके रिजल्ट में अगेन डी ग्रेनुलेशन होती है। डी ग्रेनुलेशन इस वजह से होती है क्योंकि जो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम होती है, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम होती है वो यूटिलाइज हो चुकी होती है। जैसे ही साइटोप्लाज्म में कैल्शियम यूटिलाइज होएगी ग्रेनुलेशन के दौरान तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डी ग्रेनुलेशन। बेटा रिपीट क्या मैं कर दूं, क्या समझ नहीं आई है आसमा बेटा, क्या समझ नहीं आई? ओके, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लोगों ने देखना है। अब इस डायग्राम में यही है कि जो IgE है, जैसे ही कोई एलर्जन आता है, एलर्जन आने के रिजल्ट में IgE ट्रिगर होना शुरू हो जाती है। ओके बेटा, अगेन मैं बता देता हूँ और थर्ड पॉइंट मैं अगेन बता देता हूँ कि थर्ड पॉइंट में कैल्शियम का इन्फ्लेक्स के बारे में हमने लिखा हुआ है, डीग्रेनुलेशन और आइनोफ्लोरेसिस के बारे में मैं बता देता हूँ। आप इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम में आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अब मैं कहता हूँ कि जैसे ही कोई एलर्जन आता है, एलर्जन ने क्या किया, IgE एंटीबॉडी के साथ आके बाइंड हुई। IgE एंटीबॉडी ने क्या किया, आगे उसने ट्रिगर किया मास्ट सेल और बेसोफिल्स को, हिस्टामिन रिलीज होना शुरू हो गई, रेडिकाइनिन रिलीज होना शुरू हो गई। ये जैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद हिस्टामिन रिलीज हो सकती है, ब्रेडिकाइनिन रिलीज हो सकती है, लेकिन साथ में क्रॉस लिंकेज करना शुरू कर देती है। अब वो जो क्रॉस लिंकेज है दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस लिंकेज में क्या होता है कि जो IgE की रिसेप्टर्स होते हैं वो मास्ट सेल के साथ अटैच होकर मजीद जो एनाफिलैक्सिस होते हैं उसको ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं, उसको वर्स करना शुरू कर देते हैं। अब पहली कंडीशन के अंदर क्या होता है बेटा आसमा के जो मास्ट सेल्स है ना उसकी डीग्रेनुलेशन हो रही होती है, लेकिन डीग्रेनुलेशन तब होएगी जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है।
अब कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ेगा तो मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आयनोफ्लोरेसेस होती है तो उसके रिजल्ट में कैल्शियम का इन्फ्लक्स इंक्रीज होने के रिजल्ट में कैल्शियम यूटिलाइज हो जाती है। कैल्शियम जैसे यूटिलाइज होगी तो दैट विल लीड टू डीग्रेनुलेशन। अब डीग्रेनुलेशन के अंदर अगेन वही प्रॉब्लम हो रहा होता है कि वो जो कैल्शियम साइटोप्लाज्म में कैल्शियम थी या जो इनसाइड द कैल्शियम प्रेजेंट थी वो सारी डिप्लीट हो जाती है। डिप्लीट होने की वजह से अगेन जो प्रोसेस ऑफ डीग्रेनुलेशन है वो सप्रेस हो जाता है। बेटा स्लाइड्स ये दिखा रहा हूँ ना बेटा, वही बता रहा हूँ मैं आपको कि ये डायग्राम शो कर रही है जो मैं बता रहा हूँ। जो पीछे मैकेनिज्म था ये मैकेनिज्म यहाँ पे शो हुआ है। ओके ये लें बेटा, इसमें बेटा यही लिखा हुआ है जो आगे आपको पिक के अंदर शो हो रहा है। अगर पिक की समझ आ गई है तो इसकी भी समझ आ जाएगी। वेल बेटा क्रॉस लिंकेज की हमने बात की है, मास्ट सेल टिकरिंग की बात की है और मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन की बात की है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स की बात की है, आयनोफ्लोरेसेस की बात की है कि जब साइटोप्लाज्म में कैल्शियम इन्फ्लक्स इंक्रीज होता है तो उसके रिजल्ट में जो कैल्शियम होती है वो यूटिलाइज हो जाती है। यूटिलाइज होने के रिजल्ट में अगेन जो डीग्रेनुलेशन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है। ओके इसके अलावा मास्ट सेल्स में ट्रिगर बाई अदर स्टिमुलाई लाइक एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हो सकता है। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई पेशेंट्स एक्सरसाइज करता है तो उसको एस्थमा होना शुरू हो जाता है, उसकी स्नीजिंग होना शुरू हो जाती है। स्नीजिंग एस्थमा इज एलर्जिक रिएक्शन और ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इंड्यूस्ड रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा कुछ इमोशनल स्ट्रेस होती हैं, किसी को गुस्सा आया है तो उसको एस्थमेटिक अटैक होना शुरू हो गया है, कुछ बहुत ज़्यादा खुश हुआ है तो अल्टीमेटली उसको एस्थमेटिक अटैक हो गया है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक कोडीन्स हो सकती हैं या कोई स्मेल हो सकती है, कोई परफ्यूम टाइप्स केमिकल्स हो सकते हैं दैट विल लीड टू टाइप 1 hypersensitivity reactions and these reactions are not hypersensitive reaction although they produce the same symptoms even कि अगर एक टाइप ये IgE mediators होते हैं और नॉन IgE mediators होते हैं। अब जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हो रहा है, जो इमोशनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है, ये केमिकल की वजह से इंड्यूस हो रहा है। बेसिकली ये आगे जाके IgE को ट्रिगर नहीं करते बल्कि बेजोफिल और मास्ट सेल को ट्रिगर कर रहे होते हैं। लेकिन सिम्टम्स जैसे IgE मीडिएटर्स की आ रही होती हैं, सेम सिम्टम्स इनकी भी आ रही होती हैं, लेकिन ये नॉन IgE मीडिएटर्स भी हो सकते हैं। अब टाइप 1 अगर हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन की बात करते हैं तो दो तरह से हो रहे होते हैं। वन इज टाइप 1 IgE मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस और दूसरा नॉन IgE मीडिएटेड होते हैं। वेल इसके अलावा टाइप 2 होती है CD4 बेटा सेल्स होते हैं, CD4A सेल होते हैं बेटा। लाइक इनको टी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है बेटा, लिम्फोसाइट्स का नाम भी दिया जाता है CD4 सेल्स को। ओके टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 के अंदर बेटा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज नोन एज आल्सो साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एंड दे इफेक्ट a variety of organs and tissues and the antigens are normally endogenous although exogenous chemicals like heptins which can attach to the cell membrane can lead to type 2 hypersensitivity reactions। अब जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं मोस्टली इनके जो एंटीजेंस होते हैं या इलर्जेंस होते हैं वो एंडोजीनियस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बॉडी के इनसाइड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब जैसे बॉडी के इनसाइड प्रोड्यूस होंगे तो ये काम क्या करते हैं, तो बेटा 1 मिनट अजान आ रही है, अजान के बाद कंटिन्यू कर लेते हैं।
ओके बेटा, एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये बताएं अमित कि टाइप 1 में के अंदर क्या हो रहा होता है बेटा। एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइप 1 की आपको समझ आई है? अगर आपको टाइप 1 की समझ नहीं आएगी तो आपको टाइप 2 की क्या समझ आएगी? कैसा माइंड है आपका जो एकदम से आपके माइंड से निकल गया? वेल बेटा, आप अटेंटिव होकर लेक्चर लेंगे तो आपको समझ आएगी ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। ओके वेल, अजान हो गई हैं। डिस्कस करते हैं टाइप 2 के बारे में। ओके अहमद, बी रेडी। आप मेरे साथ रहिएगा। यू डेफिनेटली आई कैन रिपीट फॉर यू फॉर योर क्लास एज वेल, नो नीड टू वरी। हम बात कर रहे थे टाइप 1 की, हमने डिस्कस किया। टाइप 2 डिस्कस करते हैं और इस टाइप 2 को आपने गौर से सुनना है। एट द एंड यू हैव अ क्विज, आपको एक क्विज दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपने आंसर करना होगा। ओके, टाइप 2 के बारे में हम ये डिस्कस कर रहे थे बेटा कि ये साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स या टिश्यू डैमेज हो रहे होते हैं। अब पहली कंडीशन ये है कि हमने एग्जांपल की बात की है, तो ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक अनीमिया होता है। अब अगर हीमोलिटिक अनीमिया की बात करते हैं या ड्रग इंड्यूस्ड अनीमिया की बात करते हैं तो आपने मोस्टली सुना होगा कि पेशेंट्स को अनीमिया हो गया है। आपको क्या लगता है कि अनीमिया क्या होता है? अनीमिया क्या है बेसिकली? उसके बाद हम बात करते हैं ड्रग इंड्यूस की। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि अनीमिया हो गया है। अनीमिया क्या है? ओके वेल, ब्लड की कमी हो गई है। अब ब्लड के अंदर किस चीज की कमी होती है तो हम उसको अनीमिया कहते हैं, आरबीसीज की कमी को। अगर हम कह देते हैं कि एचबी का लेवल कम हो गया है, हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी इज रिड्यूस्ड, इज नोन एज अनीमिया। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, यस एग्जैक्टली, आरबीसी की डेफिशिएंसी हो गई है। अब देखें, ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलिटिक अनीमिया है। अब ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक अनीमिया के अंदर क्या होता है कि वो मेडिसिन जो आप दे रहे हैं पेशेंट्स को, उसने क्या किया, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया और इम्यून सिस्टम ने क्या किया, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अब नॉर्मली हमने क्या कहा था कि साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं जो ऑर्गन्स और टिश्यू को डैमेज कर रहे होते हैं। अब आपके जो आरबीसी है प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से प्रोड्यूस होते हैं, हो सकता है। अब इसने क्या किया कि बोन मैरो को सप्रेस कर दिया। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शंस में, दैट इज साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ये पहली कंडीशन, उसने बोन मैरो को डिप्रेस कर दिया। अब जैसे बोन मैरो डिप्रेशन होगी, अल्टीमेटली आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होगी। आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में
हम ये कह सकते हैं कि ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी, ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक एनीमिया है, कि आपने ड्रग्स दिए हैं जिसने जाके बोन मैरो सप्रेशन काज कर दिया है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर बेटा ये होती है कि वो ड्रग्स जो आपने दिए हैं लेकिन उन्होंने क्या किया, आरबीसीज की डायरेक्ट डिग्रेडेशन स्टार्ट कर दी है, डायरेक्ट किलिंग स्टार्ट कर दी है, आरबीसीज डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि बेटा वो ड्रग्स जो आपने दी हैं उन्होंने स्प्लीन को हाइपर एक्टिव कर दिया है। अब जब स्प्लीन की हाइपर एक्टिविटी होगी अल्टीमेटली देन अगेन आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। नॉर्मली जो आरबीसीज ने 120 डेज के अंदर डिस्ट्रॉय होना है वो हो सकता है 35 डेज, 40 डेज, 60 डेज, 70 डेज, 80 डेज के अंदर डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो प्री मेच्योरली मीनिंग टू से कि मेच्योर होने से पहले आरबीसीज की अगर डिस्ट्रक्शन स्प्लीन के अंदर हो रही है माइट बी ड्रग इंड्यूस हो सकती है। तो ये तीन कंडीशन ऐसी हो सकती हैं कि जो ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक एनीमिया को काज कर रही होती हैं। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। अब ग्रेनुलोसाइटोपिनिया क्या है कि इसमें जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, उनकी रिडक्शन होना शुरू हो जाती है। अब ग्रेनुलोसाइट्स बेसिकली क्या है, आपने मोस्टली सुना होगा कि ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी की अगर आपने टाइप कभी पढ़ी हो, कभी सुनी हो, तो जिसमें से ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। और ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर यूसिनोफिल्स आता है, बेसोफिल्स आता है और न्यूट्रोफिल्स आता है। अब अगर इनकी कंटिन्यूसली डेफिशिएंसी हो रही है, हो सकता है अगेन बोन मैरो सप्रेशन की वजह से हो रही है, हो सकता है डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रही है, तो दैट इज अगेन ए साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसके अंदर जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। अब ग्रेनुलोसाइट्स अगेन डब्ल्यूबीसीज की टाइप्स हैं जिनके अंदर यूसिनोफिल आता है, बेसोफिल आता है और न्यूट्रोफिल्स आती हैं। अब जैसे ही कोई ड्रग्स देते हैं आप, ड्रग्स ने क्या करना होता है कि इनके बाहर सैक्स होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स के बाहर एक ग्रेन्यूल्स बेसिकली अंदर पैक्ड होती हैं, बाहर एक सेल होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, लाइक सेल मेम्ब्रेन्स ले लें, ये सैक होता है जिसके अंदर इंजाइम कोटेड होते हैं, ये इंजाइम कंटेन कर रहे होते हैं। जैसे ही आप ड्रग्स देते हैं हो सकता है उन्होंने वो जो बाहर सैक था उसकी डिग्रेडेशन काज कर दी है। जैसे ही डिग्रेडेशन सैक की होगी तो अल्टीमेटली ग्रेनुलोसाइटोपिनिया होना शुरू हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब अगर नॉर्मली थ्रोम्बोसाइट्स कितने होते हैं 150 से लेके 450, डिफरेंट बॉक्स डिफरेंट सेज के कुछ लैब वैल्यूज भी डिफरेंट होती हैं। तो अगर लेस देन 150 हो गई है इसकी क्वांटिटी तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर पूरा होता है। वट एवर अदर कंडीशन होती हैं। तो इसकी मेन काज क्या हो सकती है कि अगर आपने मेडिसिन दी हैं, मेडिसिन ऐसी दी हैं या ड्रग्स ऐसी दी हैं जिन्होंने बोन मैरो को सप्रेस कर दिया, बोन मैरो सप्रेशन से अगेन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया हो सकता है, वट एवर। बेटा एक ड्रग सिर्फ एक काज नहीं है, इसकी मल्टीपल काज हो सकती हैं, मल्टीपल काज हो सकती हैं, 1000 काजेज हो सकती हैं, कोई एक काज नहीं है। लेकिन ये एक हाइपर सेंसिटिविटी अगर हम बात कर रहे हैं तो मेनली ड्रग्स की वजह से इंड्यूस्ड हो सकता है। ड्रग्स काज कर रही होती हैं, सर्टेन ड्रग्स काज कर रही होती हैं। इवन के एंटी कैंसर ड्रग जितनी भी दे रहे होते हैं आप, वो बोन मैरो को सप्रेशन कर रही होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जितनी दे रही होती हैं वो आपके बोन मैरो को सप्रेस कर रही होती हैं। इसके अलावा अदर ड्रग्स भी आप दे रहे होते हैं, लाइक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दे रहे होते हैं, वो बोन मैरो सप्रेशन काज कर रही होती हैं। तो अल्टीमेटली उनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे होती हैं। तो कोई एक वजह नहीं है, हजारों वजह हो सकती हैं, जिसमें सप्रेशन हो सकती है, जिसमें डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो सकती है, सर्टेन फैक्टर्स अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि लीड कर रहे होते हैं। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की समझ आ गई, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया की समझ आ गई और ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलिटिक एनीमिया की समझ आ गई। यहाँ तक कुछ करी है तो यू कैन लेट मी नो। एक मिनट है आपके पास, आप सोचिए इसमें से अगर कोई क्वेश्चन निकलता है तो पूछें बेटा, मैं आपको आंसर करूँ।
ओके, क्वेश्चन ये है कि लिथोट्रिप्सी में बोन मैरो सेल सप्रेस होते हैं। बेटा लिथोट्रिप्सी बेसिकली है क्या चीज़? लिथोट्रिप्सी में बेटा ये होता है कि किडनी के अंदर कोई स्टोन है, ब्लेडर के अंदर कोई स्टोन है, या यूरेटर के अंदर स्टोन है, तो उसको वेव्स के थ्रू ब्रेक किया जा रहा होता है। अब स्टोन्स पड़ा है आपकी किडनी के अंदर, स्टोन पड़ा है आपके यूरेटर के अंदर, स्टोन पड़ा है आपके ब्लेडर के अंदर, तो अगर आप उसको शॉक वेव से ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो उसका तो बोन मैरो के साथ बेटा कोई लेना देना ही नहीं है। अमित, व्हाट यू से, आप क्या कहते हैं? लिथोट्रिप्सी पूछा है ना आपने, तो लिथोट्रिप्सी बेटा एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, यू कैन से एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें जो वेव्स होती हैं उनको यूज़ करके स्टोन ब्लेडर के अंदर पड़े हैं, या गाल ब्लेडर के अंदर पड़े हैं, यूरेटर के अंदर पड़े हैं, या किडनी के अंदर पड़े हैं, उनको ब्रेक किया जा रहा होता है। और ब्रेक करने के बाद वो जैसे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यूरिन के थ्रू इलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर एक पेशेंट है, उसने लिथोट्रिप्सी करवाई है, तो मेरा नहीं ख्याल का उसका बोन मैरो सप्रेस हो जाएगा। व्हाट यू से, आप क्या कहते हैं? अगर कोई रीनल डायलिसिस की बात करते हैं या रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली उनमें सप्रेशन हो रही होती है। अब मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि वो पेशेंट्स जो कि रीनल फेलियर वाले होते हैं, डायलिसिस करवा रहे होते हैं, उनको आप एरिथ्रोपोएटिन दे रहे होते हैं। अब एरिथ्रोपोएटिन आरबीसी की प्रोडक्शन करवाता है। ओके, अमित क्वेश्चन पूछ के भाग गए हो। ओके, टाइप 2 के अंदर और क्या होता है कि रिएक्शन टाइम इस मिनट टू आवर्स के अंदर हो सकता है। एंड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इज प्राइमरी मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज ऑफ आईजीजी, आईजीएम क्लास एंड कंप्लीमेंट, जो कि 20 प्रोटीन्स का सिस्टम है, उसकी एक्टिवेशन की वजह से हो सकता है। एंड फेगोसाइट्स एंड के सेल्स दे आल्सो प्ले ए रोल। ठीक है, ओके, तो लिथोट्रिप्सी, अमित क्या समझ आई आपको कि लिथोट्रिप्सी क्या होती है? बेटा ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लोगों ने देखना है। सिंगल प्रॉब्लम लाइक सिंगल, अच्छा सिग्नल प्रॉब्लम था। ओके, तो बेटा मैं ये बता रहा था लिथोट्रिप्सी क्या होती है कि लिथोट्रिप्सी एक सर्जिकल या मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर किडनी में अगर स्टोन है, या गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, या यूरेटर के अंदर स्टोन है, तो उनको वेव्स के थ्रू या लेजर के थ्रू ब्रेक किया जा रहा होता है। अगर स्टोन किडनी के अंदर पड़े हैं तो अल्टीमेटली बोन मैरो सप्रेशन नहीं होगी, बोन मैरो सप्रेशन का कोई रोल नहीं है। अगर रीनल फेलियर की यहाँ बात करते हैं तो अल्टीमेटली होएगा। लेकिन अगर किडनी के अंदर स्टोन पड़े हैं तो किडनी से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज एरिथ्रोपोएटिन। अगर बहुत ज़्यादा स्टोन है ना, स्टोन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से अगर एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आरबीसीज की डेफिशिएंसी काज कर सकता है। ये एक काज हो सकती है कि अगर किडनी स्टोन है और एरिथ्रोपोएटिन किडनी से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कि स्टोन ने जहाँ से एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस होना होता है वो सेल ही डिस्ट्रॉय कर दी है, तो दैट में लीड टू बोन मैरो सप्रेशन नहीं होगा, बल्कि आरबीसी की प्रोडक्शन का डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब इस डायग्राम को देखिएगा। ये डायग्राम हम पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर आती है, जिसमें हमने ये कहा है कि साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस होता है, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया हो सकता है। और डेफिनेटली बेटा मेरोनुसा बिल्कुल करवाते हैं, स्टोन के लिए पीसीएनएल करवा रहे होते हैं, डेफिनेटली यस। ओके, तो एंटीजन कोई भी आता है, मोस्टली एंडोजीनियस होते हैं, लेकिन एक्सोजीनियस भी हो सकती हैं। लेकिन एट द एंड फेगोसाइटोसिस हो रही होती है। एंडोजीनियस हैं तो अल्टीमेटली अब बेजोफिल्स हैं, यूसिनोफिल्स हैं, या न्यूट्रोफिल्स हैं, उनके बाहर सैक जो पड़ा होता है, सैक होने की वजह से मेडिसिन उसको डिग्रेड कर सकती हैं। कोई एंडोजीनियस एंटीजन उसको डिग्रेड कर सकता है। कोई बॉडी के अंदर सर्टेन केमिकल्स होती हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो डिग्रेड कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली साइटोटॉक्सिक प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, अब इसके लिए आपने लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकती हैं। लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें आपने एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करवाना होता है।
मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी अगर रिएक्शंस होता है या कोई भी मोस्टली वैक्सीनेशन भी वन करवाते हैं तो आप कहते हैं कि एंटीबॉडीज टाइटर करवा लें। तो एंटीबॉडीज देखा जाता है कि रिएक्टिव हैं या नहीं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं या नहीं हुई, एंड कंप्लीमेंट इन द लीजन्स या बायोप्सी बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस के थ्रू आप बायोप्सी उस पेशेंट्स की करवा सकते हैं। अब टाइप थ्री के अंदर क्या होता है कि इम्यून कम्प्लेक्स बनता है। अब ये इम्यून कम्प्लेक्स कैसे बनता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पहली कंडीशन तो ये है कि ये इम्यून कम्प्लेक्स सॉल्युबल होता है। अब इसमें जो IgG और IgM एंटीबॉडीज होती हैं उसके साथ एंटीजन की एग्रीगेशन होती है। एग्रीगेशन होने के बाद ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट करने के बाद जैसे जैसे ये ब्लड के अंदर मूव करता है तो कहीं भी टिश्यू के अंदर ये डिपॉजिट हो सकता है, लाइक स्किन के अंदर हो सकता है, इसी तरह किडनी के अंदर हो सकता है, इसी तरह जॉइंट्स के अंदर हो सकता है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर किडनी के अंदर हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कि इम्यून कम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का प्रॉब्लम हो गया है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर किडनी के अंदर और जॉइंट्स के अंदर अकमुलेट होता है तो उसको हमने ये कहा था कि लाइक रोमाटाइड आर्थराइटिस हो गया है। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि ये रोमाटाइड आर्थराइटिस हो गया है। और अगर स्किन के अंदर अकमुलेट हो रहा है तो हो सकता है कि SLE काज कर रहा होता है या समटाइम्स मलेरिया के सिम्टम काज कर रहा होता है। इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस काज कर रहा होता है। ये सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से जो इम्यून कम्प्लेक्स कहीं पे भी डिपॉजिट हो सकता है, कहीं पे भी डिसलॉग हो सकता है। और इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ लाइक ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती हैं जिसके अंदर रोमाटाइड आर्थराइटिस है, या कोई परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं लाइक हेपेटाइटिस वायरसेस। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि लीवर का डिसऑर्डर्स हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है। तो अगेन ये हेपेटाइटिस जो है या रोमाटाइड आर्थराइटिस जो है ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर आते हैं और ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए चलते रहती हैं। इसलिए अगर रोमाटाइड आर्थराइटिस हो गया तो आप पेशेंट्स को ऑटोइम्यून डिजीज कहा जाता है कि ऑटोइम्यून डिजीज है, अपनी एंटीबॉडी अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा रिपीटेड इनहेलेशन ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल, अगर एक ऐसा बंदा जो एस्बेस्टोस के अंदर काम कर रहा है या माइनिंग के अंदर काम कर रहा है तो वो रिपीटेडली क्या कर रहा है, एंटीजन को इनहेल किया जा रहा है, एंटीजन को इनहेल किया जा रहा है, तो वो भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर फॉल करता है। ओके, ये एक मैकेनिज्म है कि होता है इसके अंदर क्या है कि पहली कंडीशन के अंदर स्टेप 1 के अंदर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉल्युबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द ब्लड एंड आर नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड बाय द फेगोसाइटोसिस। अब जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, CA में भी स्किन डैमेज होती है तो वो भी टाइप 3 में आएगा। कैंसर की बात करें बेटा, और मैं CA कैंसर की बात कर रहे हैं या कार्सिनोजेनिक एंडोसाइटोसिस की बात कर रहे हैं? ओके, हमें तो आपका आंसर मैं लेटर ऑन कर देता हूँ, ये हम क्लियर कर देते हैं। CA डेफिनेटली बेटा, CA के अंदर जो लियन बन रहे होते हैं डेफिनेटली वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती हैं, साइटोटॉक्सिक भी हो सकती हैं। ओके, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ, इसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और वो ब्लड के अंदर मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन मैक्रोफेजेस उसको ट्राई करते हैं रिजॉल्व करने की, लेकिन माइक्रोफेजेस उसको कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। और स्टेप 2 के अंदर क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैपिलरीज के अंदर डिसलॉग होना शुरू हो जाता है, एंडोथेलियल के अंदर डिसलॉग होना शुरू हो जाता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डिसलॉग होना शुरू हो जाता है। डिसलॉग होना, डिपॉजिट होना एक ही दूसरों के अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। और 3 के अंदर क्या होता है कि वो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना था उसने क्लासिकल पाथवे ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। अब जैसे ही कम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होती है तो बॉडी के अंदर वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है। अब ये देखें, अगर 3 स्टेप्स हैं, तीसरे स्टेप के अंदर वेजोडाइलेशन हो गई है। वापस आते हैं बैक स्टेप के अंदर, तो पहली कंडीशन में देखिएगा कि एंटीजन एंटीबॉडीज़ के साथ आके मिली हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गया है। ये दरमियान में बेटा लिखा हुआ है कि सॉल्युबल एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है, लेकिन बाहर मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं लेकिन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता। दूसरी कंडीशन के अंदर देखिएगा कि ये जो कैपिलरीज हैं इनके साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ और एंडोथेलियल के साथ ये आना शुरू हो गया है, लीक आउट होके बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम के साथ इसने अटैचमेंट करना शुरू कर दिया है। और चौथी कंडीशन के अंदर इसने वेजोडाइलेशन काज करवाना शुरू कर दिया। अब ये देखिएगा कि इसके जो पोर्स हैं वो वाइड होना शुरू हो गए हैं, वेजोडाइलेशन हो गई है क्योंकि इसने कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। जैसे कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा वेजोडाइलेशन हो जाएगी। और स्टेप 4 के अंदर क्या होता है कि कम्प्लीमेंट
protein and antigen antibody complex attracts the leukocyte to the area। अब जैसे ही complement प्रोटीन एक्टिवेट होंगी तो ये क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी को कम्प्लेक्स को ल्यूकोसाइट अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ल्यूकोसाइट्स की अट्रैक्शन होगी तो इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन डिस्ट्रक्शन नहीं होती। अब ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, दैट विल डिस्चार्ज द किलिंग एजेंट्स एंड प्रोमोट मैसिव इन्फ्लेमेशन। अब ये इस एरिया के अंदर देखिएगा कि मैसिव इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, और जैसे ही मैसिव इन्फ्लेमेशन होएगी तो ऑलरेडी वेजोडाइलेशन हो रही थी, जो कैपिलरी एंड थे वो लीकी हो चुके थे। तो एक तो वो जो ब्लड है वो लीक आउट होकर स्किन के अंदर आना शुरू हो जाएगा या एपिथेलियम के अंदर आना शुरू हो जाएगा, और दूसरा सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी। सेल डेथ, अगर सेल डेथ हो गई है तो अल्टीमेटली पेशेंट गया। अगर मैसिव लीकेज ऑफ ब्लड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस में हो रही है, एपिथेलियम के अंदर हो रही है, तो वो स्किन के डिसऑर्डर काज करना शुरू कर देगी। लाइक परप्यूरा होना शुरू हो जाएगा, अर्टिकेरिया होना शुरू हो जाएगा, हीव्स होना शुरू हो जाएंगे। ये सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो लीड कर रही होती हैं। अब इसके अंदर देखिएगा कि ये और स्टेजेस दिखाई गई हैं कि पहले एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स किस तरह बनता है, एंटीजन एंटीबॉडीज कम होती हैं या एंटीजन ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही एंटीजन जितने ज़्यादा आएंगे एंटीबॉडीज अगर कम होंगी तो अल्टीमेटली इम्यून कम्प्लेक्स उतना वर्स होना शुरू हो जाएगा, और जितना वर्स होएगा उतने माइक्रोफेजेस उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे। अगर डिस्ट्रक्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू ऑर्गन फेलियर है। और यहाँ पे बेटा ये दिखाया गया है कि जो लोकलाइज इम्यून कम्प्लेक्स की अगर डिपॉजिट्स हो जाती हैं ड्यू टू टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो उसमें टिश्यू की डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। अब ये टिश्यू की डिस्ट्रक्शन 1 to 2 आवर्स के अंदर भी हो सकती है, इवन के मोर देन 1 to 2 आवर्स के अंदर भी हो सकती है। ओके, इसमें बेटा ये एग्जांपल्स हैं जो डिफरेंट एग्जांपल्स इन्वॉल्व होती हैं। लाइक हमने पहले भी डिस्कस किया है कि SLE हो सकता है, जिसके अंदर जो एंटीजन इन्वॉल्व होते हैं, DNA हो सकता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो सकती हैं, और जो क्लिनिको पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं उनके अंदर नेफ्राइटिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है। इसी तरह पोलीआर्थराइटिस नोडोजा है, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन इन्वॉल्व होता है जो वेस्कुलाइटिस काज कर सकता है। सीरम सिकनेस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये सर्टेन प्रॉब्लम हो सकते हैं। लाइक सीरम सिकनेस डिजीज़ क्या है बेसिकली, जिसमें आप प्रोटीन्स का एंटीजन लार्ज डोज के अंदर दे रहे होते हैं, ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनने के बाद वो ब्लड वेसल की वॉल्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और ब्लड वेसल की वॉल के अंदर हो सकता है, किडनी के अंदर हो सकता है, जॉइंट्स के अंदर हो सकता है, स्किन के अंदर डिपॉजिट हो सकता है। तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं सीरम सिकनेस। ये इस तरह की बेटा स्किन के ऊपर आपको रैशेज मिलेंगे, लाइक वेस्कुलाइटिस हो गया है, नेफ्राइटिस हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है, आर्थरिक रिएक्शंस हो गए हैं, या फॉर्मर्स लंग डिजीज हो गई है। तो ये लेग के ऊपर भी हो सकता है, पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह के सीरम सिकनेस पैचेस आना शुरू हो जाती हैं। ओके, SLE क्या होता है कि SLE के अंदर ये होता है कि तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, और ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि जो एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं उनको सारे को डिस्ट्रॉय कर देती हैं या उनकी डिग्रेडेशन कर देती हैं। इसके अलावा ग्लोमेरुलाई के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, और टाइप 3 की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड कैपिलरी वेसल्स इन द ग्लोमेरुलाई, वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इंड्यूस रिएक्शन की वजह से हो रहा होता है, जिसमें हम ये कह रहे होते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना है, ग्लोमेरुलाई के अंदर गया है और ग्लोमेरुलाई के अंदर डिपॉजिट हो गया और ग्लोमेरुलाई को डैमेज करना शुरू कर दिया और ये ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को स्टार्ट कर दिया है। और फाइनली लास्ट क्या होता है, आपके पास 2 से 3 मिनट है, इसमें हमने वाइंड अप करना है कि टाइप 4 hypersensitivity reaction is also known as cell mediated or delayed hypersensitivity reactions। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस hypersensitivity reaction is tuberculin। मोनटॉक्स टेस्ट आप करवा रहे होते हैं टीबी के लिए, मोनटॉक्स टेस्ट आप करवाते हैं और रिएक्शन स्पीक 48 hours आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ एंटीजन एंड लीनियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंड्यूरेशन और एरिथमिया। आप मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं, उसके बाद पता चल जाता है कि अगर पॉजिटिव है तो टीबी है, अगर नेगेटिव है तो अल्टीमेटली टीबी नहीं है। आईवी, इसके अलावा हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जिसके अंदर टीबी होता है, टेस्ट के लिए कर रहे होते हैं, लिप्रोसी के लिए कर रहे होते हैं, प्लास्टोमोटोसिस के लिए कर रहे होते हैं, या हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए कर रहे होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सर्टेन कंडीशंस हैं, सर्टेन डिजीजेस हैं, इसके लिए कर रहे होते हैं।
करते हैं, ये मेटॉक्स टेस्ट। इसके अलावा कंटैक्ट डर्माटाइटिस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ये इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन है, एंड दैट्स ऑल। चलिए मैं आपको ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बाकी कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो।